जिंदगी एक हंसी ख्वाब है, इसमें जीने की आदत होनी चाहिए। गम खुद ब खुद खुशी में बदल जाएंगे, बस मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। डीडीयूपी के सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने और खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में। जैसा कि आप सबको पता है, नमस्ते यूपी में हर बार एक खास विषय हम लेकर के आते हैं और आप तक पहुंचाते हैं उस विषय की पूरी जानकारी अपने स्टूडियो में मौजूद एक्सपर्ट्स के जरिए। तो आज का हमारा विषय भी बेहद खास है, लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले सुविचार के साथ। दर्शकों, आज का सुविचार है, कर्मों का परिणाम किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है, इसीलिए अच्छे कर्म करो ताकि परिणाम भी अच्छे मिले। हम सबको पता है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में यही संदेश दिया है। बचपन से बच्चों को मॉरल साइंस में पढ़ाया जाता है कि कर्म अच्छे करिए। ये बात सही है कि प्रारब्ध निश्चित है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि कर्म करना हमारे ही हाथ में है। हम जैसे कर्म करेंगे, गोल घूमकर हमारे पास उसका परिणाम वैसा ही आएगा। चलिए नमस्ते यूपी में अब जान लेते हैं कि आज का खास विषय क्या है। दर्शकों, आज का हमारा विषय इंटरनेट के इस स्मार्ट युग की दस्तक। आप समझ ही गए होंगे, आजकल हर किसी के हाथ में सिर्फ एक क्लिक पर इंटरनेट है। अपने मोबाइल में इससे इस्तेमाल करना, यह कहना भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इंटरनेट ने जिस तरह की क्रांति हम सबके जीवन में लेकर के आई है, उससे दुनिया जरूर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ी है। हर चीज में सुविधा हुई है। दूर दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान के साथ हम बात कर सकते हैं, कहाँ क्या हलचल हो रही है इसे समझ सकते हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि, शिक्षा, हर क्षेत्र में हम इंटरनेट के जरिए तरक्की कर रहे हैं। लेकिन क्या असर पड़ा है इंटरनेट का हम सबके जीवन में? सामाजिक स्तर पे कितना बदलाव आया है इस इंटरनेट के स्मार्ट युग के जरिए? इसी पर आज हम करेंगे खास चर्चा। और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर मुकुल कुमार श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं, विभागाध्यक्ष हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग लखनऊ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और हमारे जो दूसरे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर संतोष कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग एमईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका, अभिनंदन हमारे इस खास कार्यक्रम में। मुकुल सर, मैं शुरुआत आपके साथ करती हूँ। इंटरनेट एक ऐसा शब्द जिसे आज बुजुर्ग से लेकर बच्चा तक सभी जानता है और सभी लगभग इस्तेमाल करना भी उसे अब समझ ही गए हैं। लेकिन इंटरनेट ने पिछले एक दशक में हम सब के जीवन में परिवर्तन कितना लाया है? बहुत सारा परिवर्तन लाया है। आप यहाँ से शुरू करें कि हम सबके जीवन में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वित्त, यानी धन। और धन होता है बैंक्स में। पहले अगर इंटरनेट नहीं था तो आप कल्पना करें कि आपको सिर्फ पैसे निकालने जाना है तो बैंक जाना है, पासबुक अपडेट करानी है तो बैंक जाना है, कोई और समस्या आ रही है तो बैंक जाना है। इसके अलावा आपके पास बगैर गए कोई विकल्प नहीं था। पर अगर आज के आप लोगों से पूछें कि आप आखिरी बार बैंक कब गए थे, मैनेजर से मिलने या किसी स्टाफ से, कोई प्रॉब्लम आई, तो लोगों को सोचना पड़ेगा कि शायद 6 महीने पहले, शायद कभी गए ही नहीं। अब तो अकाउंट भी घर बैठे ही खुल जा रहा है। तो ये बैंक से जो सिलसिला शुरू होता है वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज तक आता है। पहले कोई भी फॉर्म निकलता था तो पहले तो उसका एक नोटिफिकेशन आता था रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में। उसके बाद वो फॉर्म बिकते थे हजरतगंज या लखनऊ के किसी चौराहे पर, आप वहां से फॉर्म खरीदते थे, फिर लिखते थे, फिर जाते थे, फोटो खिंचाते थे, फोटो चिपकाते थे, फिर आप चालान जमा करते थे या पोस्टल ऑर्डर खरीदते थे, उसके बाद उसको नत्थी करते थे, फिर पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहां डाक टिकट लगा, पता लगा, लिफाफा लेते थे, वो सब करके फिर आप रजिस्ट्री करते थे या आप नॉर्मल उसमें डालते थे। और आपको ये नहीं पता पड़ता था कि आपका फॉर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहाँ गया रास्ते में। और ये सारा की जो सारी प्रक्रिया है अब एक क्लिक पर हो जाती है। आपको कहीं भी अपने मोबाइल फोन या अपने डेस्कटॉप लैपटॉप से कहीं नहीं हिलना है, हटना है, और आपको हर एक चीज का हर एक स्टेप पर एक्नॉलेजमेंट भी मिलेगा कि आपका फॉर्म यहाँ इस पोजीशन पर है, और अगर नहीं आया तो आपके पास एक ट्रैकिंग आईडी है। तो अब आप ये बताइए, उसी तरीके से हॉस्पिटल में जैसे टेलीमेडिसिन
कोविड के बाद ये मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। आने वाले वक्त में जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी भीड़ कम करने के लिए टेलीमेडिसिन एक अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि आप ये देखिए कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पर तीमारदार ज़्यादा होते हैं मरीज के मुकाबले। और वो क्यों? क्योंकि वो सब एक तरीके से सहमे हुए होते हैं, पता नहीं क्या समस्या है, क्या हो जाएगा, डॉक्टर क्या बोल देंगे। पर वो जो सारी चीज़ें हैं आपको फ़ोन पर ही एक जो सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर बता दे रहा है कि भाई बुखार अगर 10 दिन से नहीं उतर रहा है तो पहले ये जांच कराइए और फिर हमें बताइए। तो इस तरीके से आप जीवन के हर क्षेत्र में देखें, आपको सफर करना है, आपको रिश्ते बनाने, हर जगह वो इंटरनेट जिसे बोले एक तरीके से ओमनी प्रेजेंस उसकी है और अब इसके बगैर तो जीवन जीने की कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल आपने सही कहा। संतोष जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपको क्या लगता है इंटरनेट कितना बदलाव लेकर के आया है? क्योंकि वो जनरेशन जो भी पैदा हुई है 5 से 10 साल की हुई है, उसने हर चीज इंटरनेट पे ही देखी है। कितना बदलाव आप देख पाते हैं? अगर मैं कहूँ बदलाव तो ये एक तरह से इंटरनेट का अवमूल्यन होगा, इंटरनेट की क्षमता का अवमूल्यन होगा। मेरे विचार में इसको क्रांति कहा जाना चाहिए और हम कहते भी आए हैं संचार क्रांति है। तो खासतौर पर पिछले 2 दशकों में, 2 से ढाई दशकों में संचार क्रांति ने देश और दुनिया में जिस प्रकार से अपना असर डाला है, तो जीवन का जो प्रत्येक क्षेत्र है वो इससे प्रभावित हुआ है, रचनात्मक रूप से प्रभावित हुआ है। अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अगर ये कहा जाए कि ये सदी लोकतंत्र की है तो भी अतिशयोक्ति नहीं है। कहीं ना कहीं लोकतंत्र में एक जो बात हो रही थी कि मैं एक रूसो हैं फ्रांस के दार्शनिक, वो कहते हैं कि उन्होंने इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था की आलोचना की थी और कहा था कि वहाँ के लोग 5 साल में एक बार आज़ाद होते हैं, ऐसा इसलिए कि वो 5 साल बाद मतदान करते हैं। भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खाली मतदान करना ही पर्याप्त नहीं है, जन सहभागिता की अपेक्षा थी और आवश्यकता थी कि लोग मजबूत हों। लोग कैसे मजबूत हों? इंटरनेट ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और लोगों की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और वो सक्रिय भागीदारी ले रहे हैं। दूर दराज के इलाकों में भी आप अगर जाएं, वहाँ भी आपको लोग विभिन्न विषयों पर वार्ता करते मिलेंगे, उनका एक ओपिनियन है। और एक स्वस्थ जनमत मेरे मत में लोकतंत्र की आत्मा है। स्वस्थ जनमत से ही लोकतंत्र की दिशा और दशा तय होती है। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, आर्थिक क्षेत्र में जैसा कि सर ने कहा बहुत बड़ी बात हुई है कि शहरों में तो कम से कम बैंक की शाखाएं हैं, वहाँ लोग जाके लाइन लगा लेते थे, लेकिन जो दूर दराज का इलाका था, ग्रामीण भारत की अगर हम बात करें तो बहुत दूर दूर बैंक थे, लोगों को अच्छा खासा परेशानी होती थी वहाँ पर। और इंटरनेट के आ जाने से एक तरह से ये तंत्र समेकित हो गया है और गांव और शहर का भेद जो है वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे करके। एटीएम है, आपके पास डेबिट कार्ड है, आप शहर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रामीण इलाकों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था है और उससे जो अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है, मैं समझता हूं कि उसमें एक द्रुत प्रगति हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। सामाजिक क्षेत्र में बदलाव की बात करें तो अनेक ऐसे विषय हैं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं और अच्छा खासा प्रयास होता आया है आज़ादी के बाद से। तो कुल मिला के देखा जाए तो एक जो समता मूलक समाज है, इंटरनेट के जरिए लोगों को शिक्षा मिली है, एक मजबूत सामाजिक व्यवस्था कैसे अस्तित्व में आए और जो सशक्तिकरण है, जो वंचित वर्ग हैं उनका, या हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें तो बहुत तेजी से ये प्रक्रियाएं आगे चली हैं। रोजगार के क्षेत्र में इंटरनेट निश्चित रूप से बहुमुखी रहा है और इसने जैसा कि सर ने कहा कि फॉर्म भरने से लेकर और उसको ट्रैक करने की प्रक्रिया, इतना ही नहीं बल्कि ध्रुव प्रक्रिया होती थी कि आप उस 80 के दशक में या 90 के दशक में अगर जिसने फॉर्म भरा है तो आप उनसे बात करिए तो आपको बताते थे कितनी जटिल प्रक्रिया थी कि फॉर्म कलेक्ट करना, फिर उसको भरना, फिर पोस्ट ऑफिस में जाना, फिर इंटरव्यू लेटर आना, फिर प्रक्रिया में शामिल होना। अब वो सब द्रुत हो गया, यहाँ तक कि परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में तो एक बहुत ही आमूलचूल परिवर्तन आया है। अभी भी हम मेरे विचार में भारत में जो शैक्षिक क्षेत्र का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी उतना उन्नत नहीं हुआ है। तो ऐसे में जो बहुत बड़ी तादाद में जो छात्र वंचित थे शिक्षा का जो गुणात्मक असर है उससे, वो उसमें शामिल हो गए हैं। अब एक प्रोफेसर साहब हैं, अगर वो दिल्ली में उनका लेक्चर है तो वो दूर दराज के इलाके में वो आसानी से ही उपलब्ध है संचार। इस बात से मैं आपसे
बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में हम बिल्कुल कोई प्रोफेसर का हमारे साथ नहीं जुड़ा है तो हम उसे ऑनलाइन जोड़ सकते हैं। बिल्कुल सर, इसी बात में मैं आपके पास आऊंगी। अगर इंटरनेट के स्मार्ट युग ने दस्तक दी है तो वो अपने साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम लेकर के आएगी। अगर हम अपने सामाजिक स्तर की बात करें तो सकारात्मक परिणाम आप कितने देखते हैं? सकारात्मक परिणाम बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल है, आपने भी अनुभव किया होगा कि जो आज की पीढ़ी है वो हमारी पीढ़ी से कई गुना ज़्यादा एडवांस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, एक 6 साल का बच्चा है और आप उसको मोबाइल फ़ोन दे दीजिए, वो सब कर लेगा, वो यूट्यूब चैनल बना लेगा, वो मैप से रास्ता खोज लेगा। हम लोगों के ज़माने में जो बगैर इंटरनेट में पल बढ़ रहे थे, सबसे बड़ा संकट ये था कि कहीं नई जगह जाना है तो कहाँ किससे पूछेंगे रास्ता, होटल कहाँ होगा, वो कॉलेज कहाँ होगा जहाँ पर हमें एग्ज़ाम देने जाना है, कितना टिकट कराना अपने आप में एक बड़ा संकट, रिजर्वेशन कैसे कराएंगे, फॉर्म कैसे भरेंगे, वगैरह वगैरह। तो जो सकारात्मक बदलाव ये आए हैं कि आज आप ये देखिए कि जो आज की पीढ़ी है वो अपनी दुनिया के बारे में ज़्यादा जानती है, पर कितना कैसे जानती है वो एक अलग मुद्दा है, पर वो ज़्यादा जानती है। और इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे बोलते हैं कि इंटरनेट ने स्मार्ट एक जो शब्द है वो सबके साथ, स्मार्टफोन, स्मार्ट होम, स्मार्ट फ्रेज, तो उसी तरीके से ये स्मार्ट जनरेशन है, ये स्मार्टनेस दिखती है क्योंकि वो ज़्यादा अवेयर है और ज़्यादा ग्लोबल है। मतलब अमेरिका में क्या हो रहा है उसे लखनऊ के लड़के या लड़की को पता है, या यूरोप में क्या हो रहा है तो वो उसे पता है। तो एक तरीके से जो वैश्विक ग्राम की कल्पना की गई थी वो आज इंटरनेट ने साकार कर दी है और उसका फायदा दुनिया के हर उस देश को मिल रहा है जहां इंटरनेट का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है। और भारत दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है चीन के बाद। पर चीन और भारत की तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है क्योंकि चीन ने अपना इंटरनेट बंद कर रखा है बाकी की बाहर की दुनिया के लिए, पर भारत ने बाकी की बाहर की दुनिया के लिए इंटरनेट खोल रखा है। इसीलिए दुनिया की भी निगाहें भारत की तरफ हैं क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है इंटरनेट यूजर का। तो बिल्कुल संतोष जी, सर से हमने सकारात्मक जो परिणाम थे वो जाने। अगर एक आम भाषा में कहें तो बुजुर्ग माँ बाप यहाँ से बैठ करके अगर 7 समंदर पार उनके बच्चे हैं उनके साथ वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते हैं। अगर मेडिकल साइंस के क्षेत्र में कहें तो जो जटिल ऑपरेशन होते हैं उनमें इंटरनेट का कितना यूज होता है। बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं जो इंटरनेट हमारी जिंदगी में लेकर के आया है। देखिए, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने अभी पहले आपके प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इसने जन सामान्य को सशक्त बनाया है, सक्षम बनाया है, सूचना पर जो एकाधिकार है वो खत्म हुआ है। तो इससे जब किसी को अगर किसी जानकारी की आवश्यकता है तो उसको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन है और उसको अच्छे से पता है, यूज़र फ्रेंडली है, आराम से वो क्लिक करके वो अपनी जो सहूलियतें हैं वो हासिल कर सकता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसमें जो आम आदमी है वो बहुत मजबूत हुआ है। रही बात वैश्विक परिस्थितियों की, अगर हम बात करें तो दुनिया में जो कनेक्टिविटी है, हम एक उदाहरण देंगे कि मार्को पोलो जब उन्होंने यात्रा की थी भारत और चीन की, तो वो 17 साल के थे और जब वापस घर पहुंचे तो 45 साल के थे। इतना समय लगता था, कितना समय, सालों लग जाते थे, बहुत वक्त बर्बाद होता था। आज आपको मेल भेजना है, खत और खतूत की अगर बात करी जाए तो पुराने ज़माने में कितना मुश्किल होता था कि कई लोग वो एक तरह से अप्रासंगिक हो जाती सी सूचना जब वो खत उन तक पहुंचता था। ये सारे व्यवधान मिट गए हैं। क्लिक पर, एक सिंगल क्लिक पर आपकी चिट्ठी, आपका ईमेल जो है किसी आपके गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकता है। इसने संचार की प्रक्रिया को दूर कर दिया है। अब इसमें जो स्पीड बढ़ गई है उसमें रिश्ते बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं, तमाम सारे सकारात्मक चीज़ें भी उत्पन्न होती हैं, नकारात्मक भी उत्पन्न होती हैं। एक तरह से देखा जाए तो सूचना जो है एक इतना मजबूत तंत्र बन के उभरी है और उसने उपभोक्ताओं को बहुत मजबूत किया है। अगर हम एक नकारात्मक अगर एक इसमें शब्द जोड़ें तो इसकी स्पीड इतनी बढ़ गई है कि मान लीजिए पहले अखबार में कुछ गलत छपता था तो उसको त्रुटि सुधार के लिए दूसरे दिन एक स्पष्टीकरण आता था और लोग समझ जाते थे, उसको मौका होता था। आज स्थिति ऐसी है कि स्पीड इतनी ज्यादा है
कि जब तक ब्रेक लगाया जाए, जब तक उस पर स्पष्टीकरण आए, तब तक वो अपना सूचना जो उसका नकारात्मक परिणाम है वो उत्पन्न कर चुकी होती है, वो काम कर चुकी होती है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि स्पीड अच्छी बात है, लेकिन एक नियंत्रण जो है वो जरूरी है, ताकि उसका संरचनात्मक जो है एक तरह से ऐसा सुधार हो ताकि रचनात्मकता की दिशा में उसका उपयोग किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, इसी बात पे आपके पास मैं आऊंगी। हम पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स दोनों की बात कर रहे हैं इस स्मार्ट युग में, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बातें जरूर निकलेंगी। जहां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लोगों को बहुत ज्यादा अवेयर किया है, वो लोग जो बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थे, बात नहीं करते थे, वो भी दूसरों को देख करके अब खुलने लगे हैं। इसके आप कितने पॉजिटिव और नेगेटिव जो असर हैं वो देखते हैं? देखिए, पहले तो पॉजिटिव असर की बात देखी जाए तो हम लोगों के ज़माने में एक्सपोजर नहीं था, तो हमें ये तो एक जो आत्मविश्वास समय के साथ आता है कि हम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं या कह सकते हैं। अमूमन उसका किसी प्रोफेशन से कोई लेना देना नहीं है कि पर हाँ हमारे पास भाषा है, शब्द है, शैली है, वो चीज़ें हमें पता ही नहीं पड़ती थी, बहुत समय लगता था। क्योंकि आपके पास इस तरीके के माध्यम नहीं थे। पर आज हर हाथ में मोबाइल में एक कैमरा है, एक माइक्रोफोन है, आप पॉडकास्ट के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप लाइव के थ्रू अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो जो गिरने संभलने का दौर था उसमें जो समय लगता था वो समय खत्म हो गया है। अगर आज आपने पहला अपना पॉडकास्ट बनाया तो 3 महीने 6 महीने तक आते आते आपको अपनी कमियां पता पड़ जाती हैं, और ये कमियां वो लोग बताते हैं जो आपको जानते नहीं। वो कहीं बैठे हुए हैं, आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ बैठे हुए हैं या वो असली में है भी कि नहीं है, पर ये फायदा हुआ है कि आप अपने आप को सुधार सकते हैं। कमियों का मामला ये है कि जो सबसे बड़ी कमी आप इसे इस तरीके से देखें कि जहाँ से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया था कि बहुत सारी चीज़ें आसान हुई हैं। हम लोगों को याद है कि जब हमें रेलवे का टिकट कराने जाना होता था चारबाग रेलवे स्टेशन पर, तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगते थे, और घर से चारबाग तक आने में 10, 15, 20 मिनट, और तो 3-4 घंटे का मामला हुआ करता था। आज मुझे टिकट करना होता है तो 5 मिनट में हो जाता है। तो वो 3.5 घंटे जो मेरे बचे वो गए कहाँ? मतलब उस तरीके से आप देखें, बैंक नहीं जाना पड़ता, कहीं नहीं जाना पड़ता है। तो एक जो जिसे खाली समय बोलते हैं, उन दिनों हम लोग आसमान में बैठ के तारे देखा करते थे या तालाब में पत्थर चलाया करते थे। पर आज की पीढ़ी के पास, जिसके पास समय ही समय, पर वो समय जिसे बोलते हैं लेजर टाइम या खाली वक्त, वो गया कहाँ? तो इसका मैनेजमेंट करने के बारे में किसी ने नहीं सोचा। तो इंटरनेट ने एक ऐसा विशेष सर्कल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो आपको स्क्रीन में फंसाए रखता है। आप एक स्क्रीन से निकलते हैं, आप दूसरी स्क्रीन में चले जाते हैं, और इतने सूचनाओं के अधिक के युग में आपको अब ये नहीं पता है कि ये इस सूचना की आपको जरूरत है भी या नहीं भी है। ये उसी तरीके का मामला है कि जब आप मोहल्ले की दुकान से खरीदारी करते हैं तो आप एक लिस्ट लेकर के जाते हैं कि मुझे ये सामान खरीदना है, गए और वो लेकर के चले आए। वहां आप ये नहीं डिसाइड करते कि नहीं ये भी ले लेते हैं। लेकिन आप जब मॉल में जाते हैं और बाय 1 गेट 1 फ्री का टैग देखते हैं, तो आप बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर के चले आते हैं जिनकी आपको वास्तव में कभी कोई जरूरत होती नहीं है, और वो चीजें पड़ी रहती हैं, इस्तेमाल आधी होती हैं, आधी फेंकी जाती हैं, और फिर आप दोबारा जाते हैं तो उन चीजों को छोड़ के कुछ और नई चीजें ले आते हैं। तो ये जो मामला है, शायद इसका एक कारण ये हो कि ये एक पहली पीढ़ी है। मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ सोशल मीडिया साइट्स चलाना सीख रहे हैं, तो अगर उसको कोई समस्या आ रही है तो मुझसे पूछेगा। पर मेरे पास भी मेरे पिताजी ने मुझे नहीं बताया था कि बेटा जब तुम ये कोई सोशल मीडिया साइट्स यूज करना तो इन चीजों का ख्याल रखना, ये चीजें मत करना। तो हम दोनों एक प्लेटफॉर्म पर हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक संक्रमण काल है जो इस जनरेशन को अभी भोगना पड़ेगा, पर 8-10 साल में उसके बाद ये स्थिति बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल। संतोष जी, आपके पास मैं आऊंगी। अगर बहुत ज्यादा इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन का एक भंडार हमको दे दिया है, जिसके बीच हम खो से गए हैं कि हम क्या चीज देखें क्या ना देखें। बच्चों के लिए कहें तो अपनी पढ़ाई से शॉर्ट्स या रील्स में वो भी इतने ज्यादा फंस के रह जाते हैं। लेकिन अगर पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो हाँ, सूचना हमारे पास एक क्लिक पर मौजूद है। अगर हम कहीं फंसे हैं, किसी दवाई का नाम उसे बोलना नहीं आ रहा, ये दवाई करती क्या काम है समझना नहीं आ रहा, तो तुरंत हम इंटरनेट पर उस चीज को डालें और उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। जी, देखिए, अगर सकारात्मक पक्ष की बात की जाए तो निश्चित रूप से सहूलियत हुई है और आप आसानी से चीजों को खोज सकते हैं। सूचना एक तरह से लोग कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर है, इस समय सूचना महासागर है, और उसमें असंख्य सूचनाएं पड़ी हुई हैं और एक तरह से वो ओवरफ्लो हो रहा है, इतनी सूचनाएं हैं। पर एक मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है
कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या हैं। दरअसल पूरा जो तंत्र है, उस तंत्र में जो व्यावसायिकता है, हमें उसको भी समझना होगा। दरअसल जैसे सोशल मीडिया साइट्स की ही बात करें तो इसमें जो उपभोक्ता है, जो उसका इस्तेमाल कर रहा है, जो यूजर है, दरअसल वही उत्पाद बन गया है। ठीक है, तो उसको प्रभावित करने के लिए और उसके कंटेंट्स किसको प्रभावित कर रहे हैं, तो एक तरह से वो जो डेटा जनरेट कर रहा है वो मैं समझता हूं कि गोल्ड से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। कितने सारे ऐसे प्रकरण होते हैं, आपने अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए उसमें इस तरह की स्थितियां आई और दुनिया के जो चिंतक हैं उन्होंने भी अपने विचार इस पर व्यक्त किए कि कैसे जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित हो रही हैं, जो निर्वाचन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं वो नकारात्मक रूप से ना प्रभावित होने पाए। तो एक बड़ा ही गंभीर असर पड़ रहा है। भारत के एक साइबर विशेषज्ञ हैं पवन दुग्गल जी, मैं एक मैगजीन है उसमें उनका विचार छापा था, तो वो कहते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया साइट में जाएं और डेटा डाउनलोड करें तो आपको कई बार लगेगा कि आपसे ज्यादा तो सोशल मीडिया आपको जानता है। तो आपकी पसंद नापसंद, आप कहाँ जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। शायद आम आदमी ना जान पाए इस बात को। इसका इस्तेमाल कई बार उसके अहित में हो रहा है और ये वाणिज्यिक तौर पर भी हो रहा है और राजनीतिक तौर पर। एक और मैं बात यहाँ पर महत्वपूर्ण कहूँगा कि कई बार लगता है कि सोशल मीडिया में आप देखेंगे लोग सभी कुछ बताए जा रहे हैं और तो एक चिंता का मुद्दा है जो निजता का क्षेत्र है। वैसे इंटरनेट के इस युग में निजता की बात करना थोड़ा सा हास्यास्पद लग सकता है कि आपको किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है तो कई कार्यक्रम हुए हैं टेलीविजन में जिनमें जो न्यूज़ एंकर हैं या न्यूज़ टीम है पूरी वो सूचनाएं इकट्ठा कर रही है व्यक्ति के एक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर जाकर। तो कहीं ना कहीं से जाकर ये जो पहले दरवाजे थे हमारे घरों में, खिड़कियां थी, उस पर पर्दे लगे थे, हम अंदर से देखते थे कि किसको अंदर आने दिया जाए और किसको बाहर रोक दिया जाए। ये जो व्यवस्था है ये कमजोर पड़ी है। मैं जरूर इस बात से सहमत हूँ। दर्शकों, सार ये निकल सकता है कि इंटरनेट एक बड़ा सा समंदर है और आपको अपने लिए जो मोती चुनने हैं बस उस पर ही मेहनत करिए। हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको बता दें हम आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं आजादी के यादगार पन्नों में क्या खास है। सचिन नाथ बख्शी का जन्म बनारस में हुआ था। 1921 में हुए राष्ट्रीय आंदोलन ने उन पर बड़ा असर डाला। हालांकि असहयोग आंदोलन से अलग वह अपनी क्रांतिकारी विचारधारा के ज्यादा करीब थे। उनके इरादों की भनक पुलिस को लगी तो दिन रात निगरानी का काम शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में सचिन नाथ की मुलाकात क्रांतिवीर जोगेन चंद चटर्जी से हुई। विचारों की एकता से घनिष्ठता बढ़ी तो बख्शी जी पूरी तरह से क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में शामिल हो गए। कुछ दिन बनारस में रहने के बाद वे झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का परिचय क्रांतिकारियों से कराया। सचिन नाथ बख्शी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की सभी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर शामिल रहे। काकोरी ट्रेन एक्शन के बाद वे फरार हो गए और जनवरी 1927 में भागलपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ लाए गए। इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास का दंड मिला। क्रांतिकारी मस्तिष्क और योग्य संगठक होने के कारण सचिन नाथ बख्शी जेल में भी चुप न रह सके और राजनीतिक बंदियों के हित में शासन से लगातार संघर्ष करते रहे। ऐतिहासिक अनशन भी किया। 1937 में वे जेल से रिहा हुए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के लिए दृढ़ता से काम किया और लंबे अरसे तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय मंत्री रहे। आजादी के बाद वह कांग्रेस से अलग हो गए और वाराणसी से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधानसभा के सदस्य चुने गए। 23 नवंबर 1984 को सुल्तानपुर में सचिन नाथ बख्शी का देहांत हुआ।
दर्शकों नमस्ते यूपी में और आज का विषय इंटरनेट के स्मार्ट युग की दस्तक है और मेहमान के रूप में हमारे साथ लखनऊ यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं और एमआईटी यूनिवर्सिटी से डॉक्टर संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। मुकुल सर, मैं आपके पास ही लौटूंगी। हम लोगों ने इंटरनेट के सकारात्मक परिणाम जो थे उनकी बातचीत कर ली, लेकिन हर चीज का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। अगर हम इंटरनेट के जो प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था में फिशिंग जैसी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, साइबर फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और सोशल प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो किसी को भी ट्रोल करना, ये घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। मानते हैं आपकी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं? बिल्कुल, नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। एक नया टर्म उभरा है, पहले हम लोग ईगो पढ़ते थे, अब डिजिटल ईगो है। तो डिजिटल ईगो ये कहता है कि जब हम जैसे मैं और आप अभी मिले हैं तो मैं आप मेरे प्रति और मैं आपके प्रति ज़्यादा विनम्र हैं जब हम फेस टू फेस मिल रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी सोशल मीडिया साइट पर मिलेंगे तो हम ज़्यादा आक्रामक होंगे। तो ये जो आक्रामकता है, जो कि फेक है, फैब्रिकेटेड है, ये समाज में बहुत तरह की चिंताएं बढ़ा रही है। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर हर आदमी ज्ञानी है और वहां कोई ये मानने को नहीं तैयार है कि उसको कम आता था या यहाँ उसे पता पड़ गया, वो अपने आप को करेक्ट कर ले, रेक्टिफाई कर ले। कोई ऐसा नहीं करेगा। तो वहां की जो बहसें हैं वो अंतहीन होती हैं और उसमें तथ्य की बजाय राय पर ज्यादा जोर होता है। तो जो ये माना गया था कि सोशल मीडिया साइट से समाज का जो वैचारिक स्तर है वो बेहतर होगा, वो और ज्यादा खराब हुआ है और ज्यादा आक्रामक हुए हैं। उसी तरीके से जो बैंकिंग साइट्स हैं और इस तरीके के जो फिशिंग ईमेल और मैसेजेस आते हैं, तो आमतौर पर लालची प्रवृत्ति होती है इंसानों की, लेकिन पहले क्या होता था कि लोगों को ऐसे मौके नहीं मिलते थे। ज्यादातर मौके यही थे कि लॉटरी, वो बाद में वो बंद कर दिया गया, या अखबार में ऐड छपते थे कि ये अगर आप इस वर्ग पहेली का उत्तर दे देंगे तो आपको एक कैमरा मिल जाएगा, एक साड़ी मिल जाएगी, तो उसमें कुछ लोग फंस जाते थे। अब क्या हो गया है कि वो स्केल बड़ा हो गया और हर आदमी को, चूंकि इंटरनेट ने क्या किया ना, एक इंस्टेंट पीढ़ी पैदा कर दी है। वो एक जैसे नहीं नूडल्स की तरह 2 मिनट में, हम 2 मिनट में जिंदगी की सारे अनुभव समझ लेना चाहते हैं, जीवन की सारी बारीकियों को समझ लेना चाहते हैं, पर जीवन ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौखड़ा ऋतु आए फल होए। तो पर आज की जो इंटरनेट वाली पीढ़ी है वो ऋतु के आने का इंतजार नहीं करना चाहती, उसे अभी चाहिए। उस अभी के चक्कर में बहुत तरीके की परेशानियां हो रही हैं। अब ये जो डिजिटल ईगो है, ये क्या समस्या पैदा कर रहा है? आप ये देखिए कि पहले हम लोग घूमने जाते थे तो अपने लिए जाते थे, अब हम लोग घूमने जाते हैं तो इंस्टाग्राम के जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनके लिए जाते हैं। मतलब कोई भी आदमी अपनी आंखों से दुनिया नहीं देखना चाहता है, उसके बीच में एक मोबाइल कैमरा जरूरी है। तो जो मन का कैमरा है उसका तो आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिया और आई मी माई सेल्फ पर ज्यादा जोर है। अब आप इसे इस तरीके से देखें कि पहले अगर आपको कोई फोटो खिंचानी होती थी तो आप कहते थे भाई साहब जरा एक फोटो खींच दीजिए। तो एक तरीके से एक सामूहिकता की भावना थी, आप लोगों से इंटरेक्ट करते थे, मिलते जुलते थे, इसी बहाने हो सकता है दोस्तियां हो जाए। अब क्या है, आपने अपना निकाला और अपना ही चेहरा, और बार बार उस फोटो में, भाई आप किसी जगह की फोटो ले रहे हैं तो अपना चेहरा होना क्यों जरूरी है? ये जो एक नार्सिस्टिक टेंडेंसी हमारे अंदर डेवलप हो रही है कि हम बहुत सुंदर हैं और हम हैं, हम ही हैं। आप सुंदर हो सकते हैं पर बाकी के लोग कम सुंदर नहीं हैं, इस बात का जो ख्याल पहले किया जाता था वो नहीं हो रहा है और इन विषयों पर अभी गौर किए जाने की जरूरत है। बिल्कुल संतोष जी, अगर ये वाली बात कही जाए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन्होंने लोगों के बीच दोस्ती बढ़ाई है, काफी हद तक लोगों का गेट टुगेदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ट्रोलिंग भी बहुत जल्दी होती है, कोई चीज वायरल भी बहुत जल्दी होती है, इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमने गाड़ी पहले खरीदी या ड्राइविंग पहले सीखी। इंटरनेट के मामले में ये बड़ी अजीबोगरीब बात हो रही है कि हम चलाना पहले शुरू कर देते हैं, गाड़ी पहले खरीद लेते हैं और चलाना हमें बाद में आता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जितनी सहज ये प्रक्रिया है, आप इंटरनेट में शामिल हो सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं अपने लिए। दरअसल इसके जैसे कहते हैं, एक शब्द है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है। तो मैं समझता हूँ डिजिटल लिटरेसी जो है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ख़ासतौर पर अभी मैं रास्ते में था तो मैंने देखा एक बच्ची मुख्य सड़क के किनारे खड़ी थी, स्कूल या कॉलेज की बच्ची होगी, तो वो नेट फ़ोन इस्तेमाल करे जा रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी जा रही थी, उसको पता ही नहीं था कि वो कहाँ पर है, किस जगह। दरअसल इंटरनेट ने, इस व्यवस्था ने व्यक्ति को न सिर्फ समाज से बल्कि
खुद को खुद से ही अलग कर दिया है। हमारी पसंद, हमारी नापसंद एक तरह से हमें खुद नहीं पता कि क्या है, एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ये बड़ा कठिन दौर चल रहा है अगर नकारात्मकता की बात की जाए। खासतौर पे जो किशोर हैं, जो बच्चे हैं, जिनको पता ही नहीं है। कई ऐसे केसेस होते हैं साइबर क्राइम के जिसमें पता चलता है कि माता पिता को पता ही नहीं था, उन्होंने फ़ोन बच्चे को दे दिया। भाई माता पिता बिजी हैं, मम्मी कहीं जॉब कर रही हैं, पापा कहीं जॉब कर रहे हैं, दोनों बिजी हैं, दोनों फ़ोन लेके आए शाम को, बच्चों ने ले लिया, बच्चे क्या कर रहे हैं पता चला रुपए जो हैं उड़ गए, उनको पता ही नहीं चला, गेम से उड़ गए। इस तरह के केसेस जो है वो साइबर सेल्स में बहुत बड़ी तेजी से रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो बच्चों को इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और बच्चों का जो मन है वो कोमल होता है। तो कई जो सामग्री उपलब्ध है इंटरनेट में, देखिए एक चीज़ है जिसे हमें बड़े समझाते थे कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही है। इंटरनेट में ये जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो जाती है, आप इतना मुक्त हो जाते हैं। पतंग कितना भी ऊंची उड़े, डोर न टूटे तब तो ठीक है, लेकिन अगर डोर ही टूट गई, आप इतने व्यक्तिवादी हो गए हैं, जिसने सामूहिकता के सारे बंधनों से आपको मुक्त कर दिया है, वो खतरनाक स्थिति है। एक होता है सामाजिकरण। अरस्तु भी कहते हैं कि परिवार व्यक्ति की प्रथम पाठशाला है। हम परिवार से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं। दुर्भाग्य से आज की पीढ़ी इस लाभ से वंचित हो रही है इंटरनेट के चलते। कितने ऐसे अपराध हो रहे हैं जो व्यक्तिगत स्तर पर हैं, सामाजिक कुरीतियां बढ़ रही हैं। कई ऐसी सामग्री हैं जो निश्चित रूप से विध्वंसकारी हैं, इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन उनके परिणाम के से अनभिज्ञ हैं बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे युवा, जिनको पता ही नहीं है। कितना कुछ साहित्य उपलब्ध है इंटरनेट के बारे में, कितना शोध होता है पश्चिम के देशों में। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि हम इस दिशा में भी पीछे हैं। हमारे यहाँ बहुत शोध करने की जरूरत है। हमने बस फोन दे दिए हैं, बच्चों के हाथ में फोन है, सभी फोन लिए हैं। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, अपने लाभ के लिए कैसे करें। देखिए तलवार जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, वो हमें ही नुकसान पहुंचाने लगे, ये खतरनाक है। मैं समझता हूँ स्मार्टफोन एक हाथ में बहुत ही वो दुधारी तलवार जैसी स्थिति में है। अगर वो सही काम करता है तो उसके गलत असरात भी हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है। सर, इसी विषय पे मैं आपके पास आऊंगी। इंटरनेट को लेकर के आप किस तरह की चुनौतियां देखते हैं आगे आने वाले वक्त में? जैसे अगर टीनेजर से बच्चों के रूप में बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे बैरियर्स लगाए जाते हैं। आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं, आप बहुत सारी वेबसाइट्स को बैन कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इंफॉर्मेशन छन छन कर बच्चों तक वो पहुंच ही जाती है जो माँ बाप चाहते हैं ना पहुंचे। तो किस तरह की चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हर एक चीज को जानने का एक वक्त होता है, और अगर आप समय से पहले कुछ दरवाजे खोल देते हैं तो उसमें बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। इंटरनेट की आप खास बात माने या खराब बात माने ये कि इसमें कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपने साहब पेवॉल लगा दिया या किसी तरीके का एन्क्रिप्शन लगा दिया तो ये जो सूचना है वो किसी की पहुंच से एकदम दूर हो गई। एक स्मार्ट कोडर या हैकर या उसका दिन अच्छा है, वो सूचना तक बड़ी आसानी से पहुंच सकता है। तो यानी कि आप वहां पर तो कुछ खास नहीं कर सकते हैं, पर हाँ जिसे कहते हैं कि जो जागरूकता वाली बात है, जैसे अभी आप कह रही थी ना कि माँ बाप दोनों व्यस्त हैं, तो बच्चे को मोबाइल की लत लगवाता कौन? पेरेंट्स ही लगवाते हैं कि बेटा रो रहे हो, लो अच्छा ये देखो कार्टून देखो। अब आप उसके साथ प्रकृति की गोद में विचरें, उसको पेड़ पौधों के बारे में बताएं, बागवानी करते हुए वो देखे कि पौधा जो है कैसे बनता है, बीज से पौधा कैसे उगता है, पानी कितनी जरूरत है। ये सारी की सारी चीजें शहरीकरण के नाम पर हमने दरकिनार कर दिया। पर अब बैक टू द बेसिक्स, वहां लौटने की जरूरत है। इंटरनेट एक सच है, आप इसे दरकिनार नहीं कर सकते हैं, पर ये वही वाली बात है कि अगर चाकू है तो चाकू से फल ही काटा जाए, सब्जी ही काटी जाए, किसी जानवर या इंसान को उससे क्षति ना पहुंचाई जाए। इसकी जिम्मेदारी हमें सीखनी पड़ेगी और आने वाली पीढ़ी को सिखानी पड़ेगी। इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करें, जैसे हम लोग बचपन में एक पढ़ते थे नैतिक शिक्षा या मॉरल टीचिंग, उस तरीके का एक पेपर इंट्रोड्यूस किए जाने की जरूरत है कि बच्चे के हाथ में मोबाइल आए उससे पहले ये जान जाए, जैसे कि डॉक्टर संतोष जी बोल रहे थे अभी कि पहले आप ड्राइविंग सीखिए तब गाड़ी खरीदिए। तो बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दें या इंटरनेट का वो इस्तेमाल करें, उससे पहले उसे ये सारी की सारी चीजें पता हो कि इंटरनेट पर जिम्मेदार तरीके से कैसे व्यवहार करना है। कि अगर आपने डीपी नहीं लगा रखी है, आपने फेक नाम से प्रोफाइल बनाई है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं और घर में जाकर के शांति से सो सकते हैं।
आपको उसी तरीके का पश्चाताप हो जैसे कि आप व्यक्तिगत जीवन में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आपको लगता है कि नहीं ये काम आपसे नहीं होना चाहिए, उसी तरीके का पछतावा इंटरनेट पर विचरते हुए अगर आपसे कोई गलती हो रही है, आप किसी को ट्रोल कर जा रहे हैं, तो आपको वही ग्लानि, वही पश्चाताप हो। ये सारी की सारी चीजें आने वाली पीढ़ी सीख पाए। बिल्कुल। संतोष जी, क्या लगता है साइंस के लिए जो डेफिनेशन बोली जाती है दैट साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट नॉट अ बैड मास्टर, वही इंटरनेट के लिए भी लागू होती है? इसीलिए सारी अपने बच्चों तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुंचे, हम तक क्या सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे, इसका सही और गलत हमें ही समझना होगा पहले। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही। विज्ञान पर विवेक की प्रधानता होनी चाहिए। विवेक विज्ञान को नियंत्रित करे और विवेक मनुष्य में होता है। और जैसा सर कह रहे हैं कि जो नैतिक समाज है जो तभी बनेगा जब नैतिक व्यक्ति है। तो सिचुएशंस जो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, जटिलताएं जो सामने उभर कर आ रही हैं, जिस तरह से हम अखबारात में पढ़ते हैं घटनाओं को, तो निश्चित रूप से चिंताएं उत्पन्न होती हैं कि शिक्षा पहले आए और तब उसका इस्तेमाल करने में बाद में आए। एक मैं वाकया आपसे शेयर करना चाहूँगा। मेरी मुलाकात हुई थी पिछले साल एक स्कूल संचालिका से। वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती हैं। वो बताती हैं कि दो साल के प्ले ग्रुप के बच्चे हैं, 2 ढाई 3 साल के, वो आक्रामक हो जाते हैं। उनके व्यवहार में परिवर्तन आया है। जब कोरोना के दौर के बाद जब स्कूल में वापस आए हैं तो उनके व्यवहार में तब्दीली आ रही है। ये निश्चित रूप से एक मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा कर रहा है। और वो बच्चे जो हैं, अगर उनको फोन से दूर कर दिया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इतना फोन उनके लिए जरूरी हो गया है। बहुत ज्यादा बच्चों का ये असर तो हम बिल्कुल देख पा रहे हैं। मुकुल सर, आपके पास में आऊंगे। समय बहुत कम है, युवाओं को क्या संदेश देंगे आप स्मार्ट युग को लेकर के? कितनी लगाम वो खुद पर रखें? जिम्मेदार बने। युवा होने का मतलब सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपके पास जोश है तो वो होश भी होना चाहिए। बस मैं इतनी ही सलाह दूंगा कि इंटरनेट पर का जब भी इस्तेमाल करें, इस बात का ख्याल रखें कि आप जो कर रहे हैं, अगर आपकी जगह कोई और आपका अपना होता और उसके साथ ऐसा होता तो कैसा महसूस होता। बिल्कुल, आपने सही कहा। इंटरनेट के इस स्मार्ट युग में सबसे ज्यादा जरूरत है खुद को संभालने की, ताकि हम सही तरीके से उस चीज का इस्तेमाल करें जो हमारी प्रगति के लिए ही हमको दी गई है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, नमस्ते यूपी के आज के इस एपिसोड से आप सबसे लेती हूँ विदा और जाते जाते आपको छोड़ जाते एक मधुर गीत के साथ।